हेलो बच्चों, तो बोर्ड इजी के द्वारा जो चलाया जा रहा है ब्रह्मा सीरीज, जिसमें आपको सीबीएसई क्लास 10th के लिए गारंटीड कोर्स लॉन्च किया गया है, इसके दूसरे डेमो वीडियो में आप सबों का स्वागत है। बच्चों, ये जो आप डेमो वीडियो देखने वाले हैं, हमने जो ब्रह्मा सीरीज को डिजाइन किया है वो पूरे बोर्ड इजी टीम ने किया है और इसको 5 लेवल्स में हमने बांटा है। और इस 5 लेवल में जो 0 लेवल के क्वालिफाइंग टाइप क्वेश्चन है, जो बोर्ड ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, उन सभी क्वेश्चंस को लिया है। तो आप इस वीडियो को देख करके या इससे पिछले वाले डेमो वीडियो को देख करके ये अनुमान लगा सकेंगे, ये अंदाजा लगा सकेंगे कि 0 लेवल के क्वेश्चन को किस तरह से डिस्कस किया गया है, आप उसमें कहां तक समझ पा रहे हैं या आपने कहां तक अभी तक आपने पढ़ा है, आपकी तैयारी कैसी है। ये क्वेश्चंस 0 लेवल क्वेश्चन से ही आपको अंदाजा लग जाएगा। तो यह जो कोर्स है बच्चों, यह आपको बिल्कुल फ्री नहीं मिलने वाला है। जो डेमो वीडियोस दिए जा रहे हैं, सिर्फ आपको ये अंदाजा लगाने के लिए दिया जा रहा है कि आपने पूरे साल जहां भी तैयारी किया है, आपकी तैयारी कैसी हुई है। आप जो डेमो वीडियोज आ रहे हैं यूट्यूब पे, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहे हैं, उनमें जो क्वेश्चंस है, 0 लेवल के क्वेश्चंस है, वो कहां तक आपसे बन पा रहा है, कहां तक आप उन चीजों को समझ पा रहे हैं, सिर्फ इसके लिए ही है। पूरा कोर्स, अगर आप ब्रह्मा सीरीज को खरीदना चाहते हैं, इसका नोट्स, इसके सारे वीडियो लेक्चर्स आप लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको इस कोर्स को बच्चों परचेज करना पड़ेगा। और परचेज करने के लिए जो लिंक है वो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहां पे करिए और पे करने के बाद पीडीएफ या आपको प्रिंटेड फॉर्म में नोट्स मिल जाएंगे। और जितने भी जो 5 लेवल्स हम लोगों ने क्या किए हैं, तैयार किया है, वो 5 लेवल्स के सारे क्वेश्चन सेट्स और जो वीडियो लेक्चर्स हैं, फुल्ली एक्सप्लेनेशन के साथ आपको प्राप्त हो जाते हैं, आपको मिल जाते हैं। तो आइए इस डेमो वीडियो को हम जो सेट बी है आज स्टार्ट करते हैं। और इस सेट बी में हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। आइए देखते हैं एक एक करके इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस बोर्ड उठा सकते हैं, उन क्वेश्चंस के जो 0 लेवल वाले क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस को आइए आज देखते हैं और समझते हैं उन सभी क्वेश्चंस के पीछे के कॉन्सेप्ट को। आज के इस ब्रह्मा सीरीज वाले वीडियो में हम देखेंगे हमारा साइंस का चैप्टर 8 जो है रिप्रोडक्शन। आइए बच्चों, हम अपना पहला सवाल देखें। पहला क्या है? कैलस इज डिफाइंड एज। आखिर कैलस को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, आखिर कैलस क्या होता है? तो सबसे पहले इस चीज को समझे कि आखिर कैलस क्या है, फिर हम इसके ऑप्शंस को देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन ज्यादा सेटिस्फाई कर रहा है कि हाँ यही कैलस को सचमुच डिफाइन कर पा रहा है। तो देखते हैं। मान लीजिए कि ये एक स्टेम है प्लांट का, और इस स्टेम में कहीं से क्या हुआ है, तो इसके बार्क में इसका जो छाल है उसमें क्या हो गया है, तो ये ब्रेक हो गया है, टूट गया है किसी कारण से। और टूटने की वजह से यहाँ पर वाउंड होगा, घाव होगा। इसको भरने के लिए यहाँ पर एक अनऑर्गेनाइज्ड सेल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और ये सारे जो अनऑर्गेनाइज्ड सेल्स हैं बच्चों, यही क्या है, कैलस है। यही क्या है, कैलस है। इस कैलस को आप और क्या कह सकते हैं, इसी कैलस को आप क्या कह सकते हैं, प्लांटलेट्स। क्या कह सकते हैं, प्लांटलेट्स। साथ ही अगर इसको एक और नाम देना चाहे तो इसे एक्सप्लांट भी कहा जाता है। अब समझिए, इस कैलस को हम प्लांटलेट क्यों बोले, एक्सप्लांट क्यों बोले? क्योंकि जब हम इस कैलस को क्या करते हैं, तो यहां से हटा करके यहां से हमने इसको अलग कर दिया और मिट्टी में जाकर के गाड़ दिया, तो क्या होता है, इससे एक नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है, नया प्लांट निकल आता है। इसीलिए इसको प्लांटलेट्स कहा जाता है और एक्सप्लांट भी कहा जाता है। तो इससे हमको क्या क्या प्राप्त हुआ बताओ? तो क्या सब आपने जाना कैलस के बारे में कि ये एक अनऑर्गेनाइज्ड सेल है, पहली बात। दूसरी बात, इसे एक्सप्लांट और प्लांटलेट्स भी कहा जाता है क्योंकि इसमें ये क्षमता होती है
कि ये क्या कर सकता है, एक नए प्लांट को जन्म दे सकता है, एक नया प्लांट ये बना सकता है। आइए अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन ज्यादा सेटिस्फाई कर रहा है, ज्यादा अच्छे से डिफाइन कर पा रहा है कैलस को। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा एन इनसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट। ये कह रहा है कि सेलस क्या है, तो एन इनसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट है। बच्चों ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन क्या केवल यह इनसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा कि इससे भी कुछ और बेहतर कहा जा सकता है, इसके बारे में और भी कुछ बताया जा सकता है? ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। और जैसा कि हम जान रहे हैं ये क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। आपको 4 अगर दिए हुए हैं ऑप्शंस, उन चारों में से किसी एक ही ऑप्शन को आप टिक कर सकते हैं। अगर एक से ज्यादा ऑप्शन आपके आंसर में आता हो तो उसके लिए भी ऑप्शन दिया जाता है ए एंड बी बोथ और ए एंड सी बोथ, या ऐसे भी दे देता है कि ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। समझ रहे हैं? लेकिन होगा कभी भी आंसर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का कोई एक ही ऑप्शन। तो देखते हैं इन चारों ऑप्शंस में कौन ज्यादा अच्छे से डिफाइन कर पा रहा है कैलस को। तो दूसरा ऑप्शन क्या है, टिश्यू विच फॉर्म्स एम्ब्रियो। ये भी बात सच लग रही है। क्यों लग रही है सच? क्योंकि टिश्यू ऐसा टिश्यू जो एम्ब्रियो को जन्म देगा, मतलब एम्ब्रियो बनाएगा, मतलब नए प्लांट को बनाने की जो क्षमता है वो होगी, ऐसा टिश्यू है सेलस। सही बात कह रहा है, क्योंकि हमने देखा कि इसको प्लांटलेट्स भी कह रहे हैं, इसको एक्सप्लांट भी कह रहे हैं, क्योंकि ये क्या कर पा रहा है, क्या करने में इसकी कैपेबिलिटी क्या है, ये न्यू प्लांट को जनरेट कर सकता है, पैदा कर सकता है। तो ठीक है भाई, ये ऐसा टिश्यू है जो एम्ब्रियो को भी फॉर्म कर सकता है। दूसरा ऑप्शन भी आपका क्या है, बिल्कुल लग रहा है कि हाँ कैलस को ये क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। लेकिन फिर आगे देखते हैं, क्योंकि हमारे पास तो 4 ऑप्शंस हैं। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं वो क्या कह रहा है, क्योंकि अब तक जो 2 ऑप्शन हमने देखे वो क्या था कि हाँ एक गुण, एक प्रॉपर्टी बता रहा है कैलस का। ये बी नंबर ऑप्शन भी क्या कर रहा है, एक प्रॉपर्टी बता रहा है कैलस का। देखते हैं सी नंबर ऑप्शन आपका क्या है, टिश्यू विच ग्रोज टू फॉर्म एम्ब्रॉयड। ये तो बात जो बी नंबर में कही जा रही है वही सी नंबर में भी बात कही जा रही है, अलग बात तो नहीं कह रहा है सी नंबर। तो आइए बी और सी ऑप्शन दोनों सेम तरह के ऑप्शन है, दोनों एक ही बात कह रहा है कि हाँ भाई जो कैलस है एक टिश्यू है और बड़ा होकर के वो एम्ब्रियो बनाएगा और उससे एक प्लांट बन जाएगा। ठीक है भाई, तो आपका ए, बी और सी आपने देख लिया। चौथा ऑप्शन देखिए कि वो क्या कह रहा है, तो एन ये कह रहा है कि एन अनऑर्गेनाइज्ड एक्टिवली डिवाइडिंग मास ऑफ सेल्स मेंटेन्ड इन ए कल्चर। कैलस क्या है, कैलस के बारे में क्या कह रहा है कि ये क्या है, तो एक अनऑर्गेनाइज्ड एक्टिवली डिवाइडिंग मास ऑफ सेल्स है। मतलब कि क्या हुआ है, तो मास ऑफ सेल्स यहां पे जमा हुआ है, ठीक है, विच मेंटेन ए कल्चर, मतलब एक टिश्यू कल्चर को ये मेंटेन करता है। मतलब आप कल्चर को समझ पा रहे हैं, सेल से टिश्यू बनना, टिश्यू से फिर ऑर्गन बनना, और इस तरह से बताओ कि ये जो प्रोसेस चलते रहते हैं, सेल से टिश्यू बनना, टिश्यू से ऑर्गन बनना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनना, और इसी से तो ऑर्गेनिज्म बनता है, ऑर्गेनिज्म का पूरा बॉडी बन जाता है। तो बच्चों क्या आपको लग पा रहा है कि ये ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर ये तीनों ही अलग अलग बातें कह रही हैं, लेकिन जो डी नंबर है एक लाइन में इसने ये तीनों बातों को कह दिया है, साथ ही यह भी बता रहा है कि ये एक अनऑर्गेनाइज्ड एक्टिवली मास ऑफ सेल्स है। तो क्या डी नंबर ऑप्शन जो हमारा है बच्चों वो पूरी तरह से कैलस को डिफाइन कर रहा है। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन। बच्चों आपके सामने है अब दूसरा प्रश्न। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द रोल ऑफ सीक्रेशन ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड्स। ये कह रहा है कि आप बताएं कि क्या रोल है, क्या भूमिका है किसकी, तो जो सेमिनल वेसिकल से सीक्रेट होता है फ्लूइड उसकी, और प्रोस्टेट ग्लैंड से जो निकलता है उस लिक्विड की, आखिर क्या रोल है
क्या भूमिका है, आइए इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बताइए सेमिनल वेसिकल क्या है और प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है। तो आप जानते हैं कि टेस्टिस में स्पर्म तैयार होते हैं और वो वैस डिफरेंस होते हुए कहां आते हैं, तो वैस डिफरेंस होते हुए सेमिनल वेसिकल को क्रॉस करते हुए और वहीं पर प्रोस्टेट ग्लैंड भी है और उसको क्रॉस करते हुए कहां आते हैं, तो पेनिस में आते हैं। तो आप बताइए आखिर ये जो सेमिनल वेसिकल्स हैं इससे जो सीक्रेशन हुए हैं, जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स हैं इनसे जो सीक्रेशन हुए हैं, आखिर इसका क्या रोल है। तो बच्चों ये करता क्या है, आप जानते हैं क्या कि ये जो सेमिनल वेसिकल है इससे निकलने वाला जो लिक्विड है वो बेस प्रॉपर्टी का होता है। मतलब कि हमारा जो यूरिनरी ट्रैक है पेनिस का, उधर से ही आपको मालूम है कि क्या निकलता है, स्पर्म भी जाता है। तो वो यूरिन जो है एसिडिक प्रॉपर्टी का होता है। तो पहली बात तो एसिडिक प्रॉपर्टी का है, स्पर्म जाएगा, सिंगल सेल है वो, उस सेल को वो डैमेज कर देगा और जब वो सेल ही डैमेज हो जाएगा तो फिर तो रिप्रोडक्शन हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि एक हेल्दी स्पर्म ही रिप्रोड्यूस कर सकता है, एक हेल्दी स्पर्म ही फर्टिलाइज कर सकता है ओवा को। तो हम जिस तरह से जान रहे हैं बच्चों कि सेमिनल वेसिकल से जो निकलने वाला फ्लूइड है वो बेसिक प्रॉपर्टी का होता है, जो क्या करता है, जो यूरिनरी ट्रैक जो है हमारा आपका पेनिस का, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे कि स्पर्म को क्या मिलती है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एसिड। जो एसिड है उससे प्रोटेक्शन मिल जाता है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात क्या है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है इससे भी निकलता है फ्लूइड और सेमिनल वेसिकल प्रोस्टेट ग्लैंड, इन दोनों का फ्लूइड जैसे ही मिक्स होता है किसके साथ, स्पर्म के साथ, होता क्या है, अब हम आप उसको सीमेन बुलाने लगते हैं। मतलब सीक्रेशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, सीक्रेशन ऑफ सेमिनल वेसिकल क्या होता है, जब मिक्स होता है स्पर्म के साथ, इसी मिक्सचर को हम लोग सीमेन कहते हैं। और इस सीमेन में क्या होता है, तो एक विशेष प्रकार का स्मेल पाया जाता है, एक स्पेसिफिक स्मेल पाया जाता है। किसके कारण, इन दोनों के स्पर्म के साथ मिल जाने के कारण ही सीमेन में क्या होता है, वीर्य में क्या होता है, एक प्रकार का गंध पाया जाता है, स्मेल पाया जाता है। और ये क्या काम करता है और इसका क्या रोल है, तो इन दोनों का जो सीक्रेशन है वो जो स्पर्म है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। साथ ही जो स्पर्म है वो ट्रेवल कर सके, मतलब वेजाइना में वो पुश होने के बाद, इंजेक्ट होने के बाद भी क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं। तो वो ट्रैवल कर सके इसके लिए भी कौन हेल्पफुल करता है, कौन हेल्प करता है, जो सेमिनल वेसिकल का सीक्रेशन है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड का सीक्रेशन जो मिला है और सीमेन बनाया गया है, ये जो मिक्सचर है बच्चों, ये जो लिक्विड्स का मिक्सचर है, यही सीमेन को आगे बढ़ने में, ट्रैवल करने में हेल्पफुल होता है और न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। तो आइए अब देखते हैं आपके ऑप्शन में क्या सब है। सबसे पहला ऑप्शन है ए, प्रोवाइड्स ट्रांसपोर्ट मीडियम ओनली। ये कहता है कि ये जो है सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सीक्रेशन है ट्रांसपोर्ट मीडियम प्रोवाइड करता है कि स्पर्म जो है अच्छे से क्या हो सके, ट्रांसपोर्ट हो सके, वो ट्रैवल हो सके। इसके बाद दूसरा कहता है प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन ओनली, मतलब दूसरा ऑप्शन है सिर्फ न्यूट्रिशन ही देता है। दूसरा ऑप्शन क्या है, जो इन दोनों का सीक्रेशन है वो स्पर्म को न्यूट्रिशन देता है। तीसरा ऑप्शन है प्रोवाइड्स मैचुरेशन ऑफ ओवेरी। बताइए बच्चों, यहां तो बात हो रही है कहां, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो यहां ओवरी की बात तो आएंगी ही नहीं, क्योंकि ओवरी तो पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो तीसरा नंबर ऑप्शन तो वैसे ही पहले ही कट गया, यानी कि तीसरा नंबर ऑप्शन तो होना ही नहीं है। ये जो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है बात क्या, कि ये ट्रांसपोर्ट का मीडियम तैयार करता है, ये न्यूट्रिशन सपोर्ट देता है, तो आपका डी नंबर ऑप्शन जो है कि ये ए भी सही है और ये बी भी सही, ये दोनों ही सही है। तो हमने कहा था
जब एक से अधिक विकल्प जो है, एक से अधिक ऑप्शंस अगर आपके सही हैं, तो आपको इस तरह के विकल्प, इस तरह के ऑप्शन दिए जाएंगे कि ए एंड बी बोथ, और ऐसा भी हो सकता है कि सारे सही हैं तो ऑल ऑफ दिस दे दे। तो यहां आपको डी नंबर में क्या दिया है, बोथ ए एंड बी, तो बिल्कुल सही है बोथ ए एंड बी। जो ऑप्शन नंबर डी है बच्चों, आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप बोथ ए एंड बी को लेकर के चलिए, क्योंकि ये जो सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये ट्रांसपोर्ट के लिए भी हेल्पफुल है, न्यूट्रिशन सपोर्ट भी देता है, उसमें स्मेल भी होता है। इसी कारण से सीमेन में स्मेल किसके कारण से होता है, इन्हीं दोनों सीक्रेशंस के कारण होता है। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन है और हमसे क्या पूछा जा रहा है। बच्चों, आपके सामने है तीसरा प्रश्न, और तीसरा प्रश्न है आइडेंटिफाई द डिजीज विच इज काउज्ड बाय वायरस। वायरस से होने वाले डिजीज को हमको आइडेंटिफाई करना है। देखिए कौन कौन डिजीज दिए हुए हैं यहां पर। एक सिफिलिस है, एक जेनिटल वॉर्ट्स है, और तीसरा है क्या, गोनोरिया। तो गोनोरिया हो गया, जेनिटल वॉर्ट्स हो गया और सिफिलिस हो गया। बताइए ये तीन डिजीजेज हैं, इन तीनों में कौन ऐसा डिजीज है जो वायरस से होता है। तो एक एक करके थोड़ा सा जान ले कि आखिर ये डिजीजेज है क्या। जो सिफिलिस डिजीजेज है, ये पहली बात ये जान लीजिए कि ये तीनों के तीनों जो डिजीज है, ये एसटीडीज आते हैं। किसमें आते हैं, एसटीडीज में आते हैं, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज में ये सब आते हैं। जिस तरह से कि एड्स आता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में, उसी तरह से ये सब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं। जैसे सिफिलिस जो है बच्चों, वो बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज है। जो कैसे होता है, तो जब हम ओरल सेक्स करते हैं या एनल सेक्स करते हैं, तो उस सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान क्या होता है, जो बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड पर्सन है उसके साथ आपने अगर सेक्स किया तो आपको ये सिफिलिस हो जाएगा, और ये काउज्ड होता है बैक्टीरिया के द्वारा। यानी कि बॉडी कांटेक्ट में आने से भी सिफिलिस होता है। दूसरा डिजीज है जेनिटल वॉर्ट्स। बच्चों, ये वायरस से होने वाला डिजीज है, और किस वायरस से होने वाला डिजीज है, ये जिस वायरस से होता है उस वायरस का नाम है HPV, मतलब ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यही वो वायरस है जिसके द्वारा जेनिटल वॉर्ट्स होता है। और ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ये भी है, लेकिन जेनिटल वॉर्ट्स जो डिजीज है वो आप बॉडी के कांटेक्ट में आ जाने से भी होता है। आपने सेक्स नहीं भी किया, फिर भी जो व्यक्ति इससे पीड़ित है, इन्फेक्टेड है, विदाउट सेक्स के भी आप क्या हो सकते हैं, तो आपको जेनिटल वॉर्ट्स हो सकता है, क्योंकि ये एक वायरल डिजीज है। और वायरल डिजीज है तो कम्युनिकेबल डिजीज है, एक से दूसरे में फैलेगा। हाँ, ये कह सकते हैं कि ज्यादातर ये फैलते हैं सेक्सुअली, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। तीसरा डिजीज है गोनोरिया। गोनोरिया बहुत ही डेंजरस डिजीज है, और ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ही है। जब आप एनल सेक्स करते हैं या ओरल सेक्स करते हैं या फिर ऐसे व्यक्ति के साथ सेक्स करते हैं जिनमें ये गोनोरिया इन्फेक्टेड है, तो ये बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज है बच्चों। जिसमें क्या होता है, तो आपके जो पेनिस है और आपके पेनिस का जो अगला हिस्सा होता है, आपका पेनिस है, ठीक है, और आपके पेनिस का जो ये अगला वाला हिस्सा है, ये अगला वाला जो हिस्सा होता है, इसके ऊपर एक फोर स्किन पाया जाता है। इसके ऊपर क्या पाया जाता है, एक फोर स्किन पाया जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, फोर स्किन कहते हैं। क्या कहते हैं, फोर स्किन। ये जो फोर स्किन है जो पेनिस के ऊपर उसको ढकने का काम करता है, इसी को प्रीप्यूस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रीप्यूस कहा जाता है। ये जो स्किन है बच्चों, ये क्या हो जाता है, तो ये फटने लगता है, इसमें दरारें आने लगती हैं। जब आप टॉयलेट जाइएगा तो टॉयलेट करते वक्त, यानी कि यूरिनेशन के वक्त क्या होता है, जब आप यूरिन क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, उस समय जलन महसूस होगा। फिर क्या होता है, व्हाइट, येलो और ग्रीन कलर का एक फ्लूइड भी कभी कभी निकलना स्टार्ट हो जाता है, और ये कंटिन्यूअस निकलते ही रहता है। बहुत ज्यादा
ये भी होता है कि आपके पेनिस में इससे क्या हो सकता है, दर्द भी हो सकता है और दर्द होता है। फिर जाकर के अगर फीमेल्स की बात करें उसमें भी व्हाइट डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि गोनोरिया से जो व्यक्ति पीड़ित है ये एक बैक्टीरियल डिजीज है और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। गोनोरिया जिसको भी हुआ है उसके साथ कभी भी संभोग करने से, कभी भी सेक्स करने से आपको ये प्रॉब्लम होगी ही होगी। तो 3 तरह के डिजीज हैं और तीनों ही एसटीडीज में आते हैं। और बताइए इस तीनों में से सिफिलिस हो गया बैक्टीरियल डिजीज, गोनोरिया हो गया बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज, एक जेनिटल वार्ट्स ही है जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है और ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि आइडेंटिफाई द डिजीज विच इज काउज्ड बाय वायरस, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी जेनिटल वार्ट्स जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो आइए बच्चों हम चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों अब हम लोग चलते हैं अपने चौथे नंबर क्वेश्चन पे और चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, What would be the major effects of removing ovary on female reproductive system? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर हम क्या करें, ओवरी को सर्जिकली रिमूव कर दें, क्या कर दें, ओवरी को सर्जिकली रिमूव कर दें, तो इसके क्या इफेक्ट होंगे। आपको मालूम है ओवरी से ही क्या निकलता है, तो ओवम निकलता है, एग निकलता है जो क्या होता है, फर्टिलाइज होता है। किससे, तो जब मेल गैमेट स्पर्म जाता है तो क्या हो जाता है, वो फर्टिलाइज हो जाता है, आगे फिर वो जायगोट बनता है, जायगोट के बाद फिर वो फीटस बनता है, आगे चल के फिर वो चाइल्ड बनता है। तो हम आप क्या देखते हैं कि व्हाट वुड बी द मेजर इफेक्ट्स अगर ओवरी को ही खत्म कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, ओवरी को रिमूव कर दिया जाए सर्जिकली, तो क्या होगा। तो देखते हैं क्या होगा। सबसे पहली बात, जैसे ही ओवरी रिमूव हो गई है तो एग निकलेगा, अब क्या नहीं निकलेगा। ओवरी ही अगर रिमूव कर दी गई तो उससे एग कैसे निकलेगा, तो एग नहीं निकलेगा, पहला बात। दूसरा इफेक्ट इसका क्या होगा, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, जो हर महीने होता है, वो क्या होगा, वो रुक जाएगा, नहीं मेंस्ट्रुअल साइकिल निकल जाएगा। तीसरा काम और क्या होगा, जो हार्मोन्स, जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स है, सेक्स हार्मोन्स है, वो बनना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, यानी कि प्रोडक्शन उसका क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो 3 इफेक्ट्स तो हमको देखने को मिला। कौन कौन इफेक्ट्स, पहला एग बनना बंद हो गया, एग नहीं निकलेगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा, ये दूसरा इफेक्ट है। तीसरा इफेक्ट क्या है, जो सेक्सुअल हार्मोन्स है वो सब निकलेगा, क्या प्रोड्यूस होगा, क्या नहीं प्रोड्यूस होगा। तो आइए अब देखते हैं आपके ऑप्शन में क्या सब है। तो ए नंबर में है प्रोडक्शन ऑफ एग विल स्टॉप फॉरएवर, बिल्कुल सही बात है बच्चों। क्या कि जब हम ओवरी ही रिमूव कर दें और ओवरी से ही निकलता है क्या एग, तो ओवरी रिमूव हो गई तो एग कहां से निकलेगा, तो एग तो बिल्कुल परमानेंटली एग निकलना बंद हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है कि प्रोडक्शन ऑफ एग विल स्टॉप फॉरएवर, हमेशा के लिए एग का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि कहीं दूसरा ऑप्शन भी तो सही नहीं है, पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है हार्मोन्स विल बी प्रोड्यूस्ड इन लार्ज अमाउंट, बिल्कुल गलत बात कह रहा है ना। हम क्या बोले अभी बच्चों कि सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस होगा क्या, अगर ओवरी को रिमूव किया गया तो प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो हार्मोन्स विल बी प्रोड्यूस्ड इन लार्ज अमाउंट, सही बात है क्या, बिल्कुल गलत बात है। प्रोड्यूस ही नहीं होगा तो प्रोडक्शन लार्ज कैसे हो जाएगा, ठीक है। आओ सी नंबर ऑप्शन देखते हैं क्या कहता है, एंट्री ऑफ मेल गैमेट इनटू ओविडक्ट विल हाफ। अरे भाई जब ओवरी ही नहीं है तो मेल गैमेट जाकर के क्या करेगा ओविडक्ट में, क्योंकि वहां तो ओवरी है ही नहीं, ओवरी नहीं है तो एग नहीं है, तो मेल गैमेट जाकर के करना क्या है, उसको होना क्या है, उसका कुछ भी नहीं। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। तो बताओ बाबू ऑल ऑफ द अबव तो होना ही नहीं है, क्योंकि ये बात भी गलत है, ये बात भी गलत है, तो ऑल ऑफ द अबव होना नहीं है। तो हुआ क्या, तो क्या इफेक्ट आपको देखने को मिले अगर सर्जिकली ओवरी को रिमूव कर दिया जाए, तो क्या इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, प्रोडक्शन ऑफ एग, प्रोडक्शन ऑफ
एग विल स्टॉप फॉरएवर, हमेशा के लिए एग का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन पर और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन हमसे आपसे पूछे गए हैं। बच्चों, अब आपके सामने है पांचवा प्रश्न, जो कि असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। आइए अब देखें हम आप इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज फॉलोड बाय अ स्टेटमेंट ऑफ रीजन। इस क्वेश्चन को हमको कुछ इस तरह से जवाब देना होता है कि बताना होता है कि असर्शन और रीजन क्या दोनों ही ट्रू है। अगर दोनों ही ट्रू है तो क्या रीजन जो है असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, ये बताना होता है। उसके बाद क्या असर्शन गलत है, रीजन सही है, या ऐसा भी हो सकता है कि रीजन गलत है असर्शन सही है, या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही गलत हैं। तो आइए हम देखें कि आखिर इस क्वेश्चन में असर्शन और रीजन किस तरह से एक दूसरे को इंटरलिंक कर रहे हैं। आइए इसको हम लोग देखें। असर्शन कह रहा है, एक स्टेटमेंट है कि द यूट्रस प्रिपेयर्स इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव अ फर्टिलाइज्ड एग। जो यूट्रस है फीमेल का, वो हर महीने खुद को प्रिपेयर करता है, खुद को तैयार करता है टू रिसीव ए फर्टिलाइज्ड एग। ये एग कब फर्टिलाइज होता है, जब मेल गैमेट स्पर्म जो है ओविडक्ट तक जा करके और वहां पर जो एग है, जो ओवरी से निकला हुआ एग है, उसको क्या कर देता है, फर्टिलाइज कर देता है। तो उसको फर्टिलाइज्ड एग कहते हैं और इसी से तैयार होता है जायगोट, और वही जायगोट फिर ग्रो करके क्या बन जाता है, फीटस बन जाता है, फिर एक न्यूबॉर्न बेबी के रूप में हम लोग देखते हैं। तो बच्चों क्या हुआ, जब मेल गैमेट जा करके स्पर्म ने एग को क्या किया, वहां पर डिफ्यूजन हुआ एग में, किसका, स्पर्म का, तब उस एग को हमने क्या बोला कि वो फर्टिलाइज एग है, ऐसा कहा हमने। तो फर्टिलाइज एग जो है वो कहां रहता है, वो रहता है आपके फीमेल के यूट्रस में। तो यूट्रस जो है हर महीने खुद को प्रिपेयर करता है किसके लिए, एक फर्टिलाइज एग को रिसीव करने के लिए। लेकिन हर महीना ऐसा हो पाता है क्या, हर एक महीने ऐसा नहीं हो पाता है, और ऐसा ना होने के कारण ही जो फीमेल का वो एग है जो फर्टिलाइज नहीं हुआ, जिसको स्पर्म नहीं मिला, वो एग क्या हो जाता है, तो वो एग डिस्ट्रॉय होकर के बाहर निकल आता है, जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। इसमें क्या होता है, तो जो डिस्ट्रॉय एग है वो बाहर चला आता है, यानी कि वो फर्टिलाइज जब नहीं होता है एग, तो वो क्या हो जाता है, वेजाइना से बाहर डिस्ट्रॉय होकर के ब्लड के थ्रू चला आता है। तो हमने क्या जाना कि असर्शन तो भाई ठीक कह रहा है, क्यों, क्योंकि असर्शन कह रहा है कि हर महीना यूट्रस खुद को तैयार करता है कि उसको एक फर्टिलाइज एग मिले, ठीक है। तो असर्शन आपका ठीक है। अब देखते हैं रीजन क्या कह रहा है, द ओवरी रिलीजेस वन एग एवरी मंथ। ये तो बात सही है बाबू, क्योंकि फीमेल का जो ओवरी है वो हर एक महीने एक एग को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जो ओविडक्ट होता हुआ यूट्रस में आता है। फिर यूट्रस में अगर ठीक है उसको अगर स्पर्म मिल चुका है तब तो ठीक है, यूट्रस में रुकेगा, नहीं तो वो डिस्ट्रॉय होकर फिर बाहर आना होता है। यानी कि हर महीने जो होता है बच्चों, फीमेल के ओवरी से एक एग प्रोड्यूस होता है। तो रीजन भी बिल्कुल सही बात कह रहा है, हाँ होता है ऐसा। तो जो असर्शन है वो भी सही है, रीजन भी क्या है, सही है। असर्शन का भी कहना सही है कि यूट्रस प्रिपेयर्स इटसेल्फ, वो खुद को तैयार करता है किसके लिए, तो एक फर्टिलाइज एग को रिसीव करने के लिए। रीजन कहता है कि हाँ भाई ओवरी जो है हर महीने एक एग प्रोड्यूस करता है। दोनों तो सही बातें कह रहा है, लेकिन यहां एक बात ध्यान दीजिए, क्या ऊपर कही गई जो बात है असर्शन में कि यूट्रस खुद को प्रिपेयर करता है फर्टिलाइज एग को रिसीव करने के लिए, रीजन उसको एक्सप्लेन कर रहा है क्या, उसके बारे में कुछ बता रहा है क्या, नहीं बता रहा है। एक अलग सा फैक्ट ये बता रहा है कि ओवरी जो है रिलीज करता है वन एग एवरी मंथ, एक अलग सा फैक्ट बता रहा है। ये ऊपर वाले असर्शन को एक्सप्लेन
नहीं कर रहा है। तो देखिए आपका असर्शन और रीजन दोनों सही है, लेकिन रीजन जो है असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। इसलिए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, आप पढ़िए तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बिल्कुल सही है। असर्शन और रीजन तो दोनों सही है। रहा बात एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, जहां एक्सप्लेनेशन की बात आई तो रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है क्या, बिल्कुल नहीं। वो खुद एक फैक्ट है, वो खुद एक नया स्टेटमेंट है, वो ऊपर वाले असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत होगा आपके लिए, ऑप्शन नंबर ए आप नहीं देंगे। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, जो कि हम पहले से जानते हैं कि भाई असर्शन भी सही बात कह रहा है और रीजन में जो बात लिखी हुई है वो भी करेक्ट है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है बच्चों, आपका बिल्कुल सही जवाब है। इसीलिए आप लोगों ने जो भी ऑप्शन नंबर बी लगाया होगा, एकदम बच्चों बहुत सही तैयारी आपकी जा रही है। आइए अब इसी जोश के साथ, इसी तैयारी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। और क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन को ही डील करना है। तो आइए देखते हैं आपको क्या पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 6 में। तो स्टूडेंट्स चलते हैं अब हम अपने छठे नंबर क्वेश्चन पर, और हमारा 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज फॉलोड बाय अ स्टेटमेंट ऑफ रीजन। फिर से असर्शन और रीजन आपके सामने है, आप असर्शन को पढ़िए, रीजन को पढ़िए और सही विकल्प को ढूंढिए कि इस सब में से सही ऑप्शन आपके लिए क्या है। वो ऑप्शन जिसमें ये कह दे कि असर्शन और रीजन सही है भाई, या असर्शन और रीजन दोनों गलत है भाई। ठीक है, अगर असर्शन और रीजन सही भी है तो रीजन क्या एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, तो इन सब चीजों को हमको आपको देखना है। तो आइए पहले हम असर्शन को देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। असर्शन कह रहा है यूरेटर फॉर्म्स द कॉमन पैसेज फॉर बोथ द स्पर्म एंड यूरिन। ये कह रहा है जो यूरेटर है, जिससे होकर के हमारा जो यूरिन है वो पास करता है, ठीक उसी पैसेज से, ठीक उसी डक्ट से, उसी आप कह सकते हैं पाइप से क्या निकल रहा है, स्पर्म भी निकलता है। यानी कि कह रहा है यूरेटर जो है वो कॉमन पैसेज है। किसका किसका कॉमन पैसेज है, तो स्पर्म और यूरिन का। यानी कि यूरिन भी यूरेटर से ही निकलता है और स्पर्म भी यूरेटर से ही निकलता है। तो क्या ये बात ट्रू है या ये बात गलत है? बिल्कुल ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि आप जानते हैं उधर यूरेथ्रा से आ रहा है क्या, जो यूरेटर में कनेक्ट हो रहा है पाइप, उधर से यूरिन आता है और यूरिन पास करता है। ठीक है, फिर जाकर के व्हेन सेक्स के समय क्या होता है, तो आपका जो टेस्टिस में बना हुआ स्पर्म है वो पास करता है वैस डिफरेंस से, और जो सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, उन सब के जो सिक्रेशन से उसमें मिक्स्ड होकर के वो जो स्पर्म है सीमेन तैयार होता है। वो मिक्सचर, वो सीमेन भी पास करता है उसी यूरेटर से जिस यूरेटर से बच्चों यूरिन पास किया है। तो बच्चों आप कह सकते हैं हाँ, असर्शन इज ट्रू कि यूरेटर ही वह पाइप है और ये कॉमन पैसेज है। क्या है? कॉमन पैसेज है। किसके किसके लिए? स्पर्म भी यूरेटर से ही बाहर निकलेगा और यूरिन भी यूरेटर से ही बाहर निकलता है। तो असर्शन आपका सही है। ठीक है भाई, आते हैं रीजन पर, देखते हैं रीजन क्या कह रहा है। रीजन कह रहा है बच्चों कि इट नेवर कैरीज बोथ ऑफ देम एट द सेम टाइम। मतलब कि यूरेटर में स्पर्म और यूरिन एक ही टाइम पर नहीं सीक्रेट हो सकते हैं। मतलब एक ही टाइम पर दोनों नहीं निकल सकते, या तो यूरिन ही निकलेगा या तो स्पर्म ही निकलेगा। और ये बात सच भी है, या तो स्पर्म ही निकलना है भाई। क्यों? क्योंकि स्पर्म निकलने का पैसेज तो यूरेटर ही, लेकिन स्पर्म कब निकलेगा? जैसे टॉयलेट करते यूरिन निकालते वैसे तो नहीं निकलेगा, वो तो निकलेगा ड्यूरिंग सेक्स, और ड्यूरिंग सेक्स यूरिन नहीं निकलेगा। समझ रहे हैं आप बातों को? जो स्पर्म है वो जब निकलेगा यूरेटर से तो उस समय यूरिन नहीं निकलेगा, और जब यूरिन निकलेगा
तो उस समय स्पर्म नहीं निकलेगा। तो रीजन जो कह रहा है कि हाँ भाई ये कभी भी सेम टाइम पर स्पर्म और यूरिन को कैरी नहीं करता है, एक टाइम पर एक को ही कैरी करेगा, या तो यूरेटर होकर के यूरिन ही जाएगा या तो यूरेटर होकर के स्पर्म ही जाएगा। तो रीजन भी सही बात कह रहा है, असर्शन भी हमारा बिल्कुल स्टेटमेंट सही है कि यूरेटर कॉमन पैसेज है स्पर्म और यूरिन का, और रीजन भी कह रहा है कि हाँ भाई दोनों जो है यूरिन और स्पर्म एक ही टाइम पे रिलीज नहीं हो सकते, दोनों का क्या होगा सेम टाइम पे रिलीज नहीं होगा, दोनों अलग अलग टाइम पे रिलीज होंगे, या तो यूरेटर से यूरिन ही पास होगा या तो यूरेटर से स्पर्म ही पास होगा। तो दोनों ही बातें सही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, या ऐसा लग रहा है कि रीजन भी एक फैक्ट ही है कि हाँ भाई जो यूरेटर है वो कभी भी सेम टाइम पर यूरिन और स्पर्म को क्या नहीं करता है, पास नहीं करता है, एक बार में कोई एक ही या तो यूरिन ही पास होगा या फिर स्पर्म ही पास होगा। ये एक फैक्ट हुआ और ये ट्रू है। दूसरा फैक्ट असर्शन में दिया हुआ है कि हाँ भाई यूरेटर जो है कॉमन पैसेज है यूरिन और स्पर्म का, तो दोनों बातें तो सत्य है, दोनों ही ट्रू है, लेकिन जो रीजन है ना वो यूरेटर वाली ये जो बात है कॉमन पैसेज वाली बात है, यानी कि असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। सही बात है भाई, असर्शन भी सही बात कह रहा है, रीजन भी सही बात कह रहा है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऐसा है क्या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है या नई चीज एक नया फैक्ट जोड़ रहा है, ऊपर वाले में एक नया फैक्ट बता रहा है कि एक समय में एक ही जाएगा यूरिन या स्पर्म, लेकिन ये तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि आखिर स्पर्म एंड यूरिन का जो ये कॉमन पैसेज है आखिर ये किस तरह का है, इसमें क्या होता है, कैसे होता है, कब स्पर्म निकलेगा, कब यूरिन रिलीज करते, ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन दिखने को नहीं मिल रहा है। दोनों ही फैक्ट है, दोनों ही सत्य है, दोनों ही ट्रू है, लेकिन रीजन जो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, जो कि हम जानते हैं कि असर्शन और रीजन दोनों ही सही है, बट लेकिन रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। रीजन जो है हमारा वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, हमारे असर्शन को रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है कि असर्शन और रीजन बिल्कुल सही है, बिल्कुल ट्रू बात है, लेकिन जो रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो बच्चों ये रहा आपका छठा क्वेश्चन, और आपने देखा किस तरह से हमको आपको ये देखना होता है असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन में कि क्या दोनों ही ट्रू है। अगर दोनों ही ट्रू है तो क्या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं, अगर करेगा तब तो कहेंगे हाँ भाई दोनों ट्रू है और करेक्टली ये एक्सप्लेन भी कर रहा है रीजन असर्शन को, लेकिन जब ऐसा नहीं होगा, रीजन जब असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है अच्छे से, तो हम क्या कहेंगे कि ठीक है भाई दोनों ट्रू है, रीजन एंड असर्शन दोनों ट्रू है, बट जो रीजन है असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो बच्चों आइए अब हम आप देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन और जानेंगे कि किस तरह से हमको आपको क्वेश्चंस के जो आने वाले पैटर्न है अब वो शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन के हैं और लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन के हैं, तो आपको किस तरह से उसके जवाब लिखने हैं, किस तरह से उसका उत्तर देना है, इन सभी चीजों को हम लोग सीखेंगे।